हेलो एवरीवन। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में मैनेजमेंट का मीनिंग किया था। मैनेजमेंट में जो 3 टर्म्स इंक्लूडेड हैं उसको किया था और उसके साथ साथ फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे। तो हम इस अपने वीडियो में मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को ले लें। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स अगर आपको याद हो तो आपने 11th में भी एक बार किए होंगे। तो ये बिल्कुल सेम है। वहाँ पे आपने 5 तरह के अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वाले चैप्टर्स में भी थोड़ा सा किया था कि क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी। 5 टाइप्स के आपके या 6 टाइप्स के आपके थे ग्रुप्स जिनके लिए आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को किया था। उसी तरह से ये बस वही, अगर थोड़ा सा उस टॉपिक को हम चेंज कर दें तो वही ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। 11th में हमने काफ़ी डिटेल में ये टॉपिक किया था और ये टॉपिक हमारा वहाँ फर्स्ट चैप्टर का भी एक पार्ट था। तो यहाँ पे भी यही सेम ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हमारे 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है, व्हाई द ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव्स हम अपने एम्प्लॉयज से रिलेट करते हैं उनको हम सेकंड कैटेगरी में डालते हैं और उसके डिफरेंट नेम्स हैं। हम उनको पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी, और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स भी कह सकते हैं। और थर्ड हैं जो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन के सोसाइटी के लिए ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो हम कहते हैं उन्हें सोशल ऑब्जेक्टिव्स। तो जनरली हमारे ये 3 मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के। वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, means why the organization is established, that will come under the organizational objective, जिसको हम इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं। सेकंड इज पर्सनल, ह्यूमन और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड हैं। एंड द थर्ड वन इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे सोसाइटी से रिलेटेड हैं, मीन्स व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारा ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहला एक मेन मोटिव है कि उसको पहले इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को सर्वाइव करना है। इट इज अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। आप एक प्रोडक्ट बेचने आ रहे हो मार्केट में, लेकिन उस प्रोडक्ट को बेचने वाले न्यूमरस सप्लायर्स आर देयर इन द मार्केट। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वाइव इन द मार्केट। सर्वाइव हम कैसे करते हैं? जब हम अपनी कॉस्ट को कवर भी कर लें तो भी हमारे अंदर थोड़ी हिम्मत रहती है कि हाँ, हम आगे जाके प्रॉफिट कमा लेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सर्वाइवल इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, और उस सर्वाइवल के लिए सबसे पहले हम करेंगे अपनी कॉस्ट को कवर। जब कॉस्ट कवर होने लग जाती है तब ऑर्गेनाइजेशन अब ये चाहती है उसके बाद कि अब उसके पास प्रॉफिट भी आने लगे, बिकॉज प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और इसी प्रॉफिट के बेस पर उसको आगे ग्रोथ भी करनी होती है। प्रॉफिट से हमारी कॉस्ट भी कवर हो जाती है, ग्रोथ के लिए हमें और मनी भी अवेलेबल हो जाता है। 11th में हमने एक लाइन बार बार की थी, दैट प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। तो यही वो प्रॉफिट है। नेक्स्ट इज द ग्रोथ। ग्रोथ का मीनिंग क्या है? व्हेन अ ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन अ कंपनी इज इंक्रीजिंग इट्स departments, variety of products, consumers are increasing, ओके जो हमारा जोग्राफिकल एरिया है सेल का वो बढ़ रहा है, प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन बढ़ रही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ती जा रही हैं, तो वो ग्रोथ का एक टाइप होता है। तो जब ये ग्रोथ क्या है? ग्रोथ एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। आप कभी भी उसी स्टेज पे नहीं रहना चाहते जहां से आप स्टार्ट हुए थे। आप हमेशा ग्रो करना चाहते हो कि हमारी प्रोडक्शन बढ़े, हमारे कंज्यूमर्स बढ़े, ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांचेस बढ़े। वो सब किस में आएगा जब ये सब हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? दैट इज द पार्ट ऑफ ग्रोथ। और ये है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब हम सेकंड ऑब्जेक्टिव्स करते हैं, ह्यूमन, इंडिविजुअल और द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जो नाम तो 3 हैं लेकिन हैं ये सारे एम्प्लॉयज से रिलेटेड। एम्प्लॉयज के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं? सबसे पहले एक उसे कॉम्पिटिटिव सैलरी चाहिए। कॉम्पिटिटिव सैलरी क्या होती है? कॉम्पिटिटिव सैलरी, दिस इज दैट सैलरी विच इज गिवन बाय द कॉम्पिटिटर्स on the same post that you are going to give to your employee। आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन में अपने एम्प्लॉयज को जिस पोस्ट पे जो सैलरी दे रहे हो, आप ये जरूर देखोगे कि उसी पोस्ट पर काम करने वाले को आपके कॉम्पिटिटिव कंपनी क्या सैलरी दे रही है। पोस्ट सेम है,
कंपनीज फर्क है, आपने बस ये देखना है कि कॉम्पिटिटर्स उसी लेवल पे, उसी पोस्ट पे अपने एम्प्लॉय को क्या सैलरी दे रहे हैं, तो वो होती है हमारी कॉम्पिटिटिव सैलरी। हमेशा अपने एम्प्लॉयज को कॉम्पिटिटिव सैलरी दो अगर आपकी एबिलिटी है तो, क्योंकि तभी वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फाई रहेंगे, नहीं तो आपका कोई भी ये ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता अगर वो सेटिस्फाई है ही नहीं, दे विल लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो सबसे पहले उनकी सैलरी कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। सेकेंड इज, जब उन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, दिस इज द टाइम दैट दे आर गोइंग टू यूज देयर नॉलेज फॉर द कंपनी। उनकी जो नॉलेज है वो वहीं पे आके अब रुक गई है, अब वो फिर सिर्फ उस नॉलेज को यूज कर रहे हैं। तो उस जो एम्प्लॉयज के लिए कंपनी का सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको टाइम टू टाइम उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अरेंज करे। क्यों अरेंज करे? क्योंकि उसी ट्रेनिंग से उसकी नॉलेज अपडेटेड होगी, उसी ट्रेनिंग से उसको न्यू टेक्निक्स हम सिखाएंगे, न्यू नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। तो सेकंड उसका जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का टुवर्ड्स द एम्प्लॉयज, दैट इज अरेंजिंग द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और अरेंजिंग द प्रोग्राम्स फॉर द एम्प्लॉयज ग्रोथ। नेक्स्ट इज पीयर रिकॉग्निशन। पीयर रिकॉग्निशन क्या होती है? पीयर रिकॉग्निशन मीन्स रिकॉग्निशन अमंग द कलीग्स। जो हमारे जैसे आप क्लास में हो, आपके कुछ क्लासमेट्स होते हैं, अगर वो आपको रिकॉग्नाइज करते हैं, आपको पहचानते हैं, आपसे मिलजुल के रहते हैं, तो आप अपने क्लास में सेटिस्फाइड हो। इसी तरह से जब वर्कर्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो उनका जो पीयर ग्रुप है, पीयर ग्रुप मतलब जो कलीग्स हैं, जो आसपास सब साथ काम कर रहे हैं, इफ दे आर very cooperative, if they are very happy, they are in the comfortable condition with the employees, it means जो peer recognition वहाँ पे persist करती है, तो इस peer recognition से mentally आदमी satisfied रहता है। तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है कि उस एम्प्लॉय की वहाँ पे peer recognition हो, कोई बायकॉट ना हो, वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करे उस जगह पर। नेक्स्ट इज गुड वर्किंग कंडीशंस। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी वर्किंग कंडीशन सेफ होनी चाहिए, गुड होनी चाहिए, कंफर्टेबल होनी चाहिए। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स दैट आर देयर फॉर द एम्प्लॉयज। थर्ड आता है दैट व्हाट आर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के लिए क्या एक्सपेक्ट करती है सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन से, किसी कंपनी से? सबसे पहले तो कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो क्वालिटी के प्रोडक्ट होने चाहिए। द क्वालिटी हैज़ टू बी अश्योर्ड रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स, तो वो हमारा फर्स्ट पॉइंट है। और जो प्रोडक्ट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे तो बहुत ज़्यादा उसके लिए हाई प्राइसेस चार्ज करोगे, जो प्राइस है वो भी रीजनेबल होना चाहिए, दैट इज द सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड है हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन को ये ट्राई करना चाहिए कि वो अपनी सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जितने लोगों को मिलेगी वो एक सोशल ऑब्जेक्टिव ही हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि सोशल ऑब्जेक्टिव्स में एम्प्लॉयमेंट मिलने से एक सोसाइटी ग्रो करती है। तो इसी के साथ एक और पॉइंट ऐड हो जाता है कि जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, स्पेशल कंसिडरेशन शुड बी देयर फॉर द हैंडीकैप्ड पर्सन्स, जो बहुत वीक है, आइदर दे आर इकोनॉमिकली और फिजिकली वीक हैं, जो उनके लिए स्पेशल कंसिडरेशन होना चाहिए ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हेल्पिंग द एनजीओस, और साथ में एक और मान लीजिए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स। गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट चला रही है सोशल वेलफेयर का, एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ अपना प्रोजेक्ट्स चला रहे हैं वेलफेयर का, सोसाइटी के वेलफेयर का, उसके लिए भी कंपनीज को उनमें हेल्पफुल होना चाहिए, फंड्स प्रोवाइड कर दें अगर फंड्स एक्स्ट्रा हैं, क्योंकि कई बार उनके पास लेबर प्रोवाइड करने के लिए सोर्सेज नहीं होते, तो फंड्स की तरह किसी भी तरह से वो उनको हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इको फ्रेंडली प्रोडक्ट एंड टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी वो प्रोडक्ट बनाए दैट शुड बी इको फ्रेंडली, ठीक है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्शन की टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं वो भी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होनी चाहिए। नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग मैनी फैसिलिटीज। जहाँ पे भी हमारा प्लांट लगा हुआ है, जहाँ पे भी हमारी फैक्ट्री है, उसके आसपास की जगह को बहुत सारी कंपनीज अडॉप्ट कर लेती हैं और वहाँ पे सारी तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। क्यों वो अडॉप्ट करती हैं उस जगह को? क्योंकि मैक्सिमम लेबर उनके आसपास की जगह से ही आ रहे हैं, तो वो उन जगह को अडॉप्ट करते हैं, वहाँ पे सारी सिविक एमेनिटीज प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ उनके बच्चों की एजुकेशनल हेल्थ फैसिलिटीज को भी वहाँ प्रोवाइड करते हैं।
तो यही है कि ऐसी वेलफेयर में भी उस ऑर्गेनाइजेशन को, उस कंपनी को इन्वॉल्व होना चाहिए। तो हमारे ये 3 तरह के मेन ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं। वन इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड इज द पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड द थर्ड इज द सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ओके, तो ये हमारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स। और अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपको जैसे ही ये ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे और मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो जाएगा, इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट विल बी वेरी इजी फॉर यू। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू ऑल।